न्यूक्लियर थ्रेट भी दी जा चुकी थी। अगर वो न्यूक्लियर अटैक इजराइल की तरफ से हुआ तो इस दुनिया में इजराइल नाम का कोई मुल्क नहीं रहेगा। पाकिस्तान का तो बहुत बड़ा रोल है। इंडिया फील्स डिजेक्टेड, इंडिया फील्स डिफीटेड। पाकिस्तान के फैसले ठीक साबित हुए, इंडिया के फैसले गलत साबित हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं फैक्ट फोर्स ग्लोबल का एक और एपिसोड। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके प्यारे खैरियत से होंगे। नाजरीन, कल मैंने बात की इंडिया के ऊपर, इंडिया की सोच पे, और इंडिया को कुछ जवाब दिए। रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आई, क्योंकि जब आप सच बोल लेते हैं और अपना उधार चुका लेते हैं तो फिर आपको अक्सर अच्छी ही नींद आती है। तो ये तमाम इंडियंस के लिए दोबारा प्रोग्राम के शुरू में मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपको तकलीफ़ बिल्कुल है, और वो तकलीफ़ हमें पता है। वो तकलीफ़ आपको नाकामी की है, आपके ईयर्स की और सालों की, दहाइयों की, डेकेड्स की मेहनत पे पानी फिर गया। और पानी फेरने वाला पाकिस्तान नहीं था, पानी फेरने वाला आपका अपना प्राइम मिनिस्टर था। उसकी अपनी गंदी पॉलिसीज़ की वजह से, मीडियोकर पॉलिसीज़ की वजह से, नासमझी में किए हुए फैसलों की वजह से आपको ये दिन देखना पड़ रहा है कि आप लोग एक कोने में खड़े सारा तमाशा देख रहे हैं, जो पूरी दुनिया की हिस्ट्री के अंदर एक सबसे बड़ी मीडिएशन है, उसको होता हुआ देख रहे हैं। और आपके लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि वो मीडिएशन पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन ये दुनिया के लिए बड़ा ही फॉर्चुनेट काम है और पूरी दुनिया इस पर बहुत खुश है। गौरव आर्या जैसे लोग अखबार उठा के फाइनेंशियल टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स और इस तरह के द इकोनॉमिस्ट, इस तरह के अखबारों का और इस तरह के टीवी चैनल्स का, CNN, BBC, CBS, इनका जिक्र करते हुए बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं कि हमने आपको ये कोट कर दिया और ये सच है, इससे साबित हो गया। मुझे बड़ी हंसी आती है जब वो ये काम करता है, क्योंकि वो खुद अंदर से झूठ बोलता है और हर बात झूठी करता है। तो उसके लिए ये बड़ी बात होती है कि ये किसी अखबार में लिखा हुआ है और किसी फ़ॉरेन के अखबार में या किसी यूरोपियन या अमेरिकन अखबार में लिखा हुआ है तो सच है। ये है उसका क्राइटेरिया सच का, और ये है उसका क्राइटेरिया रिसर्च का, क्योंकि उसको ये पता है दिल में कि अंदर से हिंदुस्तानी भी, इवन उसके घर वाले भी उसकी बात पे यकीन नहीं करते। उन्हें पता है कि बड़ा ही कंपल्सिव लायर है। बहरहाल, वो मैं आपको एक ख़बर दे देता हूँ कि पूरी दुनिया का मीडिया, ये इंडियंस के लिए और गौरव आर्या के लिए मैसेज दे रहा हूँ, पूरी दुनिया का मीडिया खोलो और उसके अंदर तमाम हेड ऑफ द स्टेट्स की स्टेटमेंट्स देखो रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, रिगार्डिंग चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, पाकिस्तान इस पाक सरजमीन के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और क्या कहा है। मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस थ्रू देयर head of the states, they have said thanks to Pakistan, which is a big thing. और अगर तुम्हारे उन बाहर के जरीदों में और उन फॉरेन पेपर्स के अंदर सब कुछ सच होता है तो ये भी सच है, ये भी तुम्हें फ़ौरन मान लेना चाहिए। और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि अगला प्रोग्राम इन्हीं अखबारों को उठा के करना जिसमें दिखाओ पाकिस्तान की कामयाबी। अगर हिम्मत है तो ये काम करके दिखाओ, क्योंकि उन फॉरेन पेपर्स के ऊपर तुम्हारी रिलायंस बहुत ही ज़्यादा है, होनी भी चाहिए। खुद तो सच बोल नहीं सकते, वो तो सच ही लिखते हैं और तुम ये कहते हो, मानते हो, तो ये भी उन्होंने सच ही लिखा है, इसको भी प्रमोट करो। वापस आते हैं कुछ नई डेवलपमेंट्स की तरफ, जो इस खित्ते के अंदर जिसने सेंटर स्टेज ली हुई है, इस मुल्क ने, इस ज़मीन ने, इस पाक सरजमीन ने जो सेंटर स्टेज ली हुई है इस टाइम पे दुनिया में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस टीम को नॉमिनेट किया उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस, उसके अलावा स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर उस डेलीगेशन का हिस्सा हैं जिन्होंने आके नेगोशिएट करना है विद ईरान इन इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो ये तो है अमेरिकन टीम। उसके लिए जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ही हैज़ बोर्डेड द प्लेन एंड ही इज़ कमिंग टू पाकिस्तान। सो फ्रॉम द अमेरिकन साइड जो हेड ऑफ द डेलीगेशन है, उनका डिपार्चर अमेरिका से पाकिस्तान इस्लामाबाद के लिए हो चुका है। ये है एक बड़ी खबर। JD वेंस ने पाकिस्तान का सफ़र शुरू करने से पहले एयरपोर्ट पे बड़ी छोटी सी बात की जर्नलिस्ट के साथ। उसने कहा कि अगर इरानियंस ने कोई चालाकी करने की कोशिश की
तो हम उस चालाकी को फ़ौरन पकड़ लेंगे और उसका उसी हिसाब से जवाब देंगे। लेकिन पॉजिटिव भी नज़र आए कि जाएंगे, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बात करेंगे और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे तरीके से एजेंडा और क्या करना है मुझे समझा दिया है और जाके मैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद में वही करूँगा। येस, दे हैव देयर 15 पॉइंट्स विद देम और वो 15 पॉइंट्स यहाँ आके रिवील होंगे, कितनों पे बात होगी, कितनों पे नहीं होगी, इरानियंस क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद पाकिस्तान में आके इस्लामाबाद अकॉर्ड के अंदर जब डिक्लेरेशन आएगी तो हमें पता चलेगा। आज वो पहुँच जाएंगे और ईरान से भी जो टीम है, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची साहब और उनकी जो असम्बली है उसके स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबोव, वो आ रहे हैं इस्लामाबाद। यहाँ ये बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि जो इरानियंस हैं, जो इरानियन गवर्नमेंट है, उसको ये टीम जो अमेरिका से आ रही है ये कबूल है। अमेरिका की तरफ से उनके वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस, उसके अलावा स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिडल ईस्ट स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं और बड़ा मिडल ईस्ट के अंदर उनका बड़ा रोल है, वो भी एडवाइज़र ही रहे हैं। इसी हवाले से इस पूरे इलाके को, इसकी सियासत को जानते हैं। इन पे कंसेंसस हुआ है ईरान का और ये लोग इधर आ रहे हैं नेगोशिएट करने के लिए। और अमेरिकन की तरफ से अब्बास अरागची साहब पे जो करियर पॉलिटिशियन भी हैं, डिप्लोमेट भी हैं, उन पे एग्रीमेंट है। और जो दूसरे रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी कि मोहम्मद बाकिर गालिबोव, वो IRGC को रिप्रेजेंट करते हैं। जो उनके प्रेसिडेंट हैं मसूद पज़ेश्कियान और जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची साहब, ये एक ही माइंडसेट के बंदे हैं। और जो IRGC वाला माइंडसेट है वो ज़रा डिफरेंट है, वो ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं और उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जो इन्होंने ऐड किए हैं सो दैट जितनी भी ईरान के अंदर माइंडसेट है एक और दूसरी लीडरशिप का, वो दोनों माइंडसेट वहाँ पे मौजूद होंगे ताकि कोई इबाहम ना रह जाए। सो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम बोथ साइड्स। JD वेंस के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। वो भी करियर पॉलिटिशियन हैं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वाहिद सेन वॉइस हैं, बहुत श्रूड हैं और अक्लमंद हैं और नेक्स्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी होंगे। तो उन्होंने अगले इलेक्शन को भी अपने जहन में रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईरान ने भी शायद उनको इसीलिए नॉमिनेट किया है कि वो सिंगल ट्रैक एजेंडा लेके नहीं चलेंगे। उन्होंने अपने फ्यूचर को भी, अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को भी, अपनी एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेशन को भी देखना होगा। स्टीव विटकॉफ बहुत इलाके को, मिडिल ईस्ट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी डील्स करवाने के लिए बहुत मशहूर हैं। इज़ वेरी स्मार्ट। जो यहूदी लॉबी है उसके साथ भी बहुत अच्छे कनेक्टेड हैं और इसके अलावा जो अरब लीडर्स हैं उनके साथ भी उनकी बहुत अच्छी वेवलेंथ मैच करती है। तो ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड चॉइस फॉर दिस नेगोशिएशन। और इसके अलावा जैरेड कुशनर, जाहिर है वो भी इस इलाके से वेल वर्स्ड हैं और दामाद भी हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली के बंदे हैं। तो ये कॉम्पोजिशन है अमेरिकन साइड से जो बड़ी मुनासिब कॉम्पोजिशन है इस डेलीगेशन के लिए और इस मामले के लिए को सुलझाने के लिए। तो वी होप के पीस विल प्रिवेल और कुछ ना कुछ निकल आएगा। हालांकि ये एजेंडाज जो हैं दोनों के, उनके 10 पॉइंट्स और उनके 15 पॉइंट्स पोल्स अपार्ट हैं, इतने ज़्यादा मुख्तलिफ हैं कि इनके ऊपर कंसेंसस होना ऑन पेपर अगर आप देखें तो शायद आप कहेंगे कि कंसेंसस नहीं हो सकता। बट बैठना तो है, जंग तो बंद करनी है, बात तो करनी है। किस तरफ चीज़ जाएगी हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि ठीक तरफ चीज़ चली जाए। लेकिन रियलिटी ऑफ द मैटर इज़ व्यूइंग देयर points and agendas on both sides, 15 points on the American side and 10 points on the Iranian side, लगता ऐसे है कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है और ये दोनों कितना फॉरगो करेंगे अपनी स्टेटेड पोजीशंस पे से और कौन सा वो कॉमन ग्राउंड होगा जहाँ पे आके मिलेंगे। लेकिन यही खूबसूरती होती है डिफ़िकल्ट मैटर्स की नेगोशिएशंस की। बात कहीं से शुरू होती है और ख़त्म कहीं पे होती है और देखना ये होता है कि कौन सी पार्टी कितनी रिलैक्सेशन दे सकती है। ये बात भी यहाँ पे करना और आप तक पहुँचाना बहुत अहम है कि JD वेंस ने यहाँ आने से पहले एक दफ़ा फिर रीइटरेट किया कि ईरान के 10 पॉइंट्स में मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स हम मानते हैं। अगर वो बार बार ये कह रहे हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, तो यकीनन फिर उनके जहन में कोई ना कोई चीज़ होगी कि ईरान को क्या रिलैक्सेशन देनी है और ख़ुद क्या रिलैक्सेशन लेनी है। इट डिपेंड्स कि दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हुए कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जाहिर है इसके बहुत सारे दौर चलेंगे। पहले तो ये यहाँ आएंगे,
फिर पहली बात जो होगी शायद फेस टू फेस ना हो, थ्रू पाकिस्तान हो, फिर शायद कोई स्टेज ऐसी आएगी जिसमें ये फेस टू फेस भी आए। देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस होल प्रोसेस। आपको जैसे जैसे ये चीज़ें होंगी मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। चाइना के रोल को ऐड किए बगैर ये सारा का सारा पजल सॉल्व नहीं होता। चाइना वो मुल्क है जिसने परसुएड किया ईरान को, क्योंकि चाइना की बहुत बड़ी हेल्प थी। कल भी आपकी खिदमत में ये फैक्ट मैंने पेश किया, इसके ऊपर बात भी की। चाइना ब्रॉट ईरान ऑन बोर्ड। चाइना वो मुल्क था जिसने शुरू ही से ईरान को सपोर्ट किया, इस जंग के अंदर बहुत मदद की, और उसके बाद चाइना ने परसुएड किया ईरान को कि नाउ इज़ द टाइम दैट यू स्टार्ट दीज पीस नेगोशिएशंस। उसके अलावा बीच में ये जो सीज़ फायर है ये ख़त्म होने लगा था, हमले शुरू हो गए थे, कल मैंने जिक्र किया, वो हमले भी दब गए। ईरान ने धमकी दे दी थी कि मैं निकल जाऊंगा इसमें से। अगेन पाकिस्तान केम इन टू प्ले। अगेन चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस डाला और दोबारा से अब हम इस स्टेज पे हैं कि ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं। न्यूक्लियर थ्रेट भी दी जा चुकी थी, फिर उसमें भी चाइना ने ये स्टेटमेंट दी कि अगर इस तरफ सोचा तो फिर इजराइल नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। अगर वो न्यूक्लियर अटैक इजराइल की तरफ से हुआ तो इस दुनिया में इजराइल नाम का कोई मुल्क नहीं रहेगा, ये चाइना ने कहा। और अमेरिका को भी अपना इशारा दिया कि तुम तो ऐसा सोचना मत, क्योंकि इसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस इस खत्ते और चाइना पे भी पड़ने थे। तो ये जिस ब्रिंक पे हम पहुंच गए थे, उस ब्रिंक से वापस नेगोशिएटिंग टेबल पे आने के लिए पाकिस्तान का तो बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उसको बहुत बड़ी सपोर्ट चाइना की ना होती तो शायद आज हम इस मुकाम पे ना होते। तो ये चाइनीज़ रोल का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी था, मैंने आपसे कर दिया। आगे चलते हैं और फर्दर डिस्कस करते हैं इस इशू को। इट्स अ लेंथी प्रोसेस, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। मैंने आपको सारा रन डाउन दे दिया, सब कुछ बता दिया। इस टाइम पे इंडिया कहाँ पे खड़ा है। इंडिया इज़ अ मेयर स्पेक्टेटर। कोने में एक डिफीटेड इंसान जैसे खड़ा होता है, वैसे इंडिया एक स्पेक्टेटर की तरह साइड पे खड़ा होकर मार खाया हुआ देख रहा है, हारा हुआ। और पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है सेंटर स्टेज है पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया के ममालिक, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके हेड ऑफ द स्टेट्स, उनका मीडिया, एवरीबडी इज़ हेयर, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद अकॉर्ड। और इसके अंदर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होगा। यहाँ आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर कर लेता हूँ कि ऑफिशियली इसको अब शायद इस्लामाबाद टॉक्स का नाम दे दिया गया है। तो इस्लामाबाद अकॉर्ड हो या इस्लामाबाद टॉक्स हो, बातचीत तो इस्लामाबाद में ही हो रही है और इट स्टार्ट्स विद इस्लामाबाद। सो रेस्ट डजंट मैटर। आप उसके आगे अकॉर्ड लगा लें, अकॉर्ड्स लगा लें, टॉक लगा लें या टॉक्स लगा लें, सबको पता है कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। सो दीज टॉक्स विल बेयर सम रिजल्ट। आई कैन होप फॉर द बेस्ट, वी कैन होप फॉर द बेस्ट। अभी यही हो सकता है कि हम इंतज़ार करें, देखें क्या होता है। मुश्किल एजेंडा है, मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन काम शुरू हो गया। कमिंग बैक टू इंडिया, इंडिया feels deprived, India feels dejected, India feels defeated, and rightly so। उनको डिफीट भी हुई है, मायूसी भी है, वो डाउन भी हैं। और जब किसी की ऐसी स्टेट होती है तो वो क्या करता है, फ्रस्ट्रेट होता है, गालियाँ देता है, बददुआएं देता है, रोता है, अपना मुंह नोचता है, कभी अपने आप को दोष देता है, कभी दूसरे को दोष देता है। लेकिन होता क्या है? होता कुछ भी नहीं। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, और मंजूर खुदा ये है कि पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली, इंडिया को ज़िल्लत मिली। पाकिस्तान के फ़ैसले ठीक साबित हुए, इंडिया के फ़ैसले गलत साबित हुए। इट ऑल एंड्स विद व्हाट द लीडरशिप ऑफ बोथ दीज कंट्रीज डिसाइडेड फॉर ग्लोरी। इंडिया ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया, ग्लोरी अचीव करने की कोशिश की। उनकी किस्मत में ज़िल्लत आई क्योंकि उनका पाथ गलत था, उनकी साइड गलत थी, वो गलत जगह पे खड़े थे, उनकी नीयत अच्छी नहीं थी। दे हैड बैड इंटेंशंस। सारा फ़र्क नीयत का है। हम तो मुसलमान हैं, नीयत के ऊपर बड़ा यकीन रखते हैं। इनकी नीयत ख़राब थी पाकिस्तान के लिए, इनकी नीयत ख़राब थी अफ़गानिस्तान के लिए, इनकी नीयत ख़राब थी ईरान के लिए। इन्होंने ईरान को धोखा दिया, उन्होंने अपने घर के दरवाजे इन पे खोले, इन्होंने उन्हीं की जासूसी की और इजराइल के साथ मिल गए। इन्होंने उनको इर्रेपरेबल लॉस पहुँचाया। उनकी जितनी लीडरशिप शहीद हुई किस्तों के अंदर, वो सारी की सारी इंडिया की वजह से हुई, क्योंकि डायरेक्टली मोसाद डेफिनेटली ईरान में था, लेकिन ज़्यादातर इंडियंस थे जिनके थ्रू ऑपरेट कर रहा था। फिर अफ़गानिस्तान के साथ उनको एक गलत रास्ते पे लगाया, पैसों का लालच दिया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया, फिर आखिर में उनका भी साथ छोड़ गए हैं।
पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट करना शुरू किया तो इंडिया फारिग हो गया, भाग गया वहाँ से, रशिया को भी छोड़ दिया, सबको छोड़ के निकल गया इंडिया और अब इजराइल के साथ खड़ा है तनहा। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा इस्लामाबाद टॉक्स के ऊपर, पीस प्रोसेस के ऊपर, सीज फायर के ऊपर, इंडियन कंडीशन के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर भी। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। बहरहाल कल आपकी खिदमत में एक और प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होऊंगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।